सो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म मींस एक्सेसिव सेरम कंसंट्रेशन ऑफ थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। ओके, या फिर दोनों का हाई कंसंट्रेशन हो सकता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो टीएसएच होता है, उसका लेवल जो होता है वो सप्रेस्ड होता है। ठीक है। दूसरी चीज, ये कंपेयर टू हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा फैटल होता है। अगर इसको ट्रीट नहीं करते हम तो इसके कारण क्या हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम्स जो है आगे जाके ज्यादा सवेयर हो सकती हैं। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है वो रेंज कर सकती है फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके। सो एक बार मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ इसके फंक्शन के बारे में, जस्ट इन केस अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो कि फंक्शन कैसे होता है। तो बेसिकली जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, उस वो लोकेटेड होता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है। जो कि क्या सिक्रीट करता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच। ठीक है। जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स को। ठीक है। जिसको कहते हैं थायरोट्रॉप सी। और वो रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कि टीएसएच कहते हैं। ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर उससे क्या होता है, टीएसएच देन हमारे थ्रू ब्लड स्ट्रीम ट्रैवल करता है थायराइड ग्लैंड पे। जो हमारे नेक पे बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, उसमें फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, तो वहां पे ट्रैवल करता है टीएसएच। ठीक है। उससे क्या होता है कि उसको प्रमोट करता है टू रिलीज T3 एंड T4 प्रोडक्शन। ठीक है। तो ये फंक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी एक्सिस होती है उसका रोल प्ले होता है इन द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। एंड दिस इज अंडर कंट्रोल हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एक्सिस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट से पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो जो डिजीज है वो कॉज कैसे हो रहा है। ठीक है। चाहे वो आपका एंडोक्राइनल हो या मेटाबॉलिक हो या फिर वो आपके कम्युनिकेबल हो, नॉन कम्युनिकेबल हो, एनसीडीज हो, कुछ भी हो। तो वो कैसे हो रहा है, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। सो मैंने आप लोग को पैथोफिजियोलॉजी और एनाटॉमी बता दी थायराइड ग्लैंड की। अब आगे देखते हैं कि कॉजेज क्या होते हैं। ठीक है। तो कॉजेज में इसमें दिया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट फंक्शन ऑफ द ग्लैंड इटसेल्फ। ठीक है। दिस इज योर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड जो है वो इनफ थायराइड हार्मोन नहीं बना रही है। सेकेंडरी में क्या होता है कि जो टीएसएच होता है वो इनफ प्रोड्यूस नहीं होता है। और टर्शरी में जो हाइपोथैलेमस है वो आपका जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसको वो एडिक्वेटली प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो ये आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो गए। दूसरी चीज ये कि इसमें जो ओरल मेडिकेशन होते हैं वो आपके होते हैं लियोथायरोनिन एंड लेवोथायरोन थायरोक्सिन। ठीक है। तो जो इसके वो होते हैं T3 के लिए हम पेशेंट्स को लियोथायरोनिन सजेस्ट करते हैं, बेसिकली जिसको मैक्सिडेमा कोमा की प्रॉब्लम्स होती है। T4 जो होता है उसमें लिवोथायरोनिन होता है, थायरोक्सिन होता है, सॉरी। एंड दूसरी चीज ये कि जो T3 होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है। ये जो होता है आपका 1 से 2 डेज के लिए रहता है। T4 आपका लेस एक्टिव होता है, ये 6 to 8 डेज के लिए होता है। और ये जो एनालॉग्स हैं आपके लियोथायरोनिन एंड लेवोथायरोनिन, अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज एंड द प्रॉब्लम हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। ओके। डोजेस के हिसाब से। दूसरी चीज की नीचे के पॉइंट में आप पढ़ रहे होगे कि दिया हुआ है कि हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस इज अनदर रीजन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके। Hashimoto's thyroiditis may be associated with a goiter, which means iodine deficiency. It is characterized by infiltration of thyroid gland with T lymphocytes and autoantibodies against specific thyroid antigens such as thyroid peroxidase, thyroglobulin, and TSH receptor. So Hashimoto's जो syndrome होता है, it is also very important. आप इसके बारे में go through करो। उसके बाद जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो मेनली क्यों होता है? एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयोडीन, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडरलाइंग थायरोइडाइटिस एंड ग्रेव डिजीज, इसके कारण।
सो जो एससीजी होती है, जिसको कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका भी एक माइल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होते हैं ना, हाइपोथायराइडिज्म के हमें सिम्टम्स दिख सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड 10 to 20% जो नॉर्मल प्रेग्नेंट हमारी फीमेल्स होती हैं, उनमें ये हो सकता है। नॉट नेसेसरीली, बट कैन हैपन। ओके, अब नेचुरोपैथी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि जो नेचुरोपैथी अंडरस्टैंडिंग होती है थायराइड डिसफंक्शन की, उसमें क्या होता है। तो naturopathy understands that any abnormalities in the function of organs are due to toxemia, ठीक है, blood poisoning resulting from enervation, means की deprivation of strength or vitality caused by the adoption of unhygienic habits of living, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था etiology में आपको। तो thyroid dysfunction is also the result of such enervation which results in defective elimination. This results in accumulation of morbid matter, downregulation of thyroid function, and alternation in plasma blood volume of thyroid hormones. तो देखो, सीधी सीधी चीज है कि जो नेचुरोपैथी का लॉ होता है और नेचुरोपैथी के जो प्रिंसिपल्स है, उसके अकॉर्डिंग जो तीन उसमें दिए हुए हैं कि कॉज ऑफ डिजीज होता है कि आपकी जब टॉक्सिक कंडीशन क्रिएट हो रही है बॉडी के अंदर, जिसको कि टॉक्सीमिया कहते हैं। दूसरा कि एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। तीसरा आपका होता है लोअर्ड वाइटालिटी। जब ये तीन एक साथ आपके बॉडी में प्रिवेट करते, तो उसके कारण क्या होता है, डिजीज कॉज होता है। तो थायराइड इज वन ऑफ देम, अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर हो रहा है। एंड उसके अलावा जो भी आपकी लाइफस्टाइल ऑल्टरेशन है, ऑल्टरेशन मतलब हेल्दी नहीं, अनहेल्दी ऑल्टरेशन, दैट विल रिजल्ट इन एबनॉर्मल ब्लड एंड लिम्फ कॉम्पोजिशन। इसके अलावा वाइटलिटी आपकी लो हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि टॉक्सिक कंडीशन आपके बॉडी में होंगे तो वो कहीं ना कहीं एनकम्बरेंस फॉर्म करेंगे, और वो अल्टीमेटली रिजल्ट करेगा डिजीज में। ठीक है, तो आपका जो गोइटर है वो एनकम्बरेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, एनकम्बरेंस आपको पता है ना, व्हाट इज एनकम्बरेंस? एनकम्बरेंस क्या होता है, पता है या नहीं? रिस्पॉन्स तो तभी तो मैं बताऊंगी, अगर नहीं पता है तो आपको। नो मैम। एनकम्बरेंस इज accumulation ऑफ morbid मैटर। ठीक है? मतलब कि जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर वो फ्रंट एनकम्बरेंस है, मतलब सामने की तरफ हो रहा है, तो उसमें आपके जो एग्जाम्पल्स है वो गोइटर भी है। जो आपका नेक आपने देखा होगा गोइटर के पेशेंट का कैसा होता है, स्वेल्ड होता है ना। सो वो चीज है। उसके अलावा अगर बैक एनकम्बरेंस की बात करें, तो जब बैक एनकम्बरेंस होता है तो उसमें हो सकता है कि आपको उसके कारण क्या होगा, बैकएक हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, वहां पे आपके एडिपोज टिश्यूज लाइन अप हो जाएंगे। वो फ्रंट में भी हो सकते हैं, बैक में भी हो सकते हैं, और उसके कारण आपको डिजीज हो सकती है रिलेटेड टू दैट ऑर्गन। तो एनकम्बरेंस इज accumulation ऑफ morbid मैटर। फिर मैनेजमेंट की बात करें तो नेचुरोपैथी मेडिसिन इंटेंड्स टू अंडरस्टैंड द हीलिंग मैकेनिज्म इन आवर बॉडी, विच मीन्स कि बॉडी हील्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। सो हम इसमें क्या मोस्टली पेशेंट को समझाते हैं कि ऐसा लाइफस्टाइल और एक ऐसा डाइट अप्रोच हो कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या हो, हेल्दी होती जाए। ठीक है, वो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में चल जाए। और वो कैसे होगा, वो तब होगा जब आप एक ऐसा अप्रोच रखोगे जिसमें आपकी जो रूटीन है वो जो हेल्थ के अकॉर्डिंग होगी फेवरेबल, वो फॉलो करोगे। तो उससे क्या होगा, पहली चीज तो ये कि जो भी आपका डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म है वो ठीक होगा। उसके साथ साथ जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं और जो एक इंक्रीज टॉक्सिक लोड है, उसका जो इम्बैलेंस है वो कम होगा। अगर कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, क्योंकि डेफिशिएंसी के कारण भी हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म होता है वो। उसके अलावा जो एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होता है, वो आपका मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, या एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी फैक्टर हो सकता है। ट्रॉमा हो गया, एंजाइटी हो गई, जिसके कारण आपके जो थायराइड है उस पर इंफ्लुएंस पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों का करेक्शन, दिस इज नेचुरोपैथी, आपका मैनेजमेंट।
ट्रीटमेंट का लाइन तो बाद में है, लेकिन उसके पहले जब पेशेंट आएगा तो उससे ये भी जानना जरूरी है कि उसको ये चीजें क्यों हो रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज की इट इज गाइडेड बाय अ यूनिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट रिकग्नाइजेस द बॉडीज इनेट हीलिंग कैपेसिटी, जो इनबिल्ट हमारी होती है। अक्वायर्ड एक हीलिंग होती है और दूसरी इनेट हीलिंग कैपेसिटी होती है। मतलब जो अंदर है, हमारी अंदरूनी किसी भी चीज को हील करने की क्षमता, ठीक है। तो उस हील करने की क्षमता को क्या है, हमें एकदम ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना है। तो हम कैसे लेके जा सकते हैं? बाय द करेक्शन, ठीक है, by the correction of your lifestyle, by the correction of your diet, by the correction of your mental approach towards certain things। तो इसमें आप देखो क्या दिया है कि determination of energy metabolism by checking the imbalances of blood sugar level। उसके अलावा digestive disturbances हो गए which can trigger an autoimmune response। फिर elimination, selection and combination of food and drink। जुडिशियस फास्टिंग, जुडिशियस फास्टिंग मीन्स कि अगर हैवी डोज पर है पेशेंट, ठीक है, 75 है एमसीजी या फिर 100 भी बहुत सारे ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कराओगे आप? उसमें जुडिशियस फास्टिंग होगी। अगर लो डोज पे चल रहा है तो वो चीजें जल्दी करेक्ट हो जाएंगी, अगर हाई डोज पर है तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अलावा हाइड्रोथेरेपी, लाइट एंड एयर बाथ, फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन में आपकी स्पॉन्जिंग होती है, उसके थ्रू क्या करते हैं, फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, या फिर थ्रू मसाज, मैनिपुलेटिव थेरेपी, फ्रिक्शन, ठीक है। करेक्ट ब्रीदिंग एंड क्यूरेटिव फिजिकल थेरेपीज, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपकी क्या है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसका करेक्शन करेंगे। तो कन्वेंशनल मैनेजमेंट की बात करें तो कन्वेंशनल मैनेजमेंट में आपका दिया हुआ है कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन होता है, ठीक है, इज द स्टैंडर्ड कन्वेंशनल मेथड adapted in treating hypothyroidism, ठीक है। However, this process involves disadvantages like progression towards hypothyroidism। मीन्स होता क्या है ना कि जब हम रेडियो एक्टिव आयोडीन, और आयोडीन का रोल प्ले होता है, ये मैंने पहले भी बताया है। सो जब हम एब्लेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका हाइपरथायरॉयडिज्म तो ठीक हो जाता है, बट अगर आप उसको प्रोलॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, आपके हाइपोथायरॉयडिज्म को वो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। मींस जब हायर डोज है T3 एंड T4 का तो उसके लिए हम आयोडीन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन फिर उसको लेने के एब्लेशन कर रहे हैं। एब्लेशन से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो वो इतना कम हो रहा है कि फिर वो हाइपोथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि देर इज एन एलिवेटेड रिस्क ऑफ नॉन लोकलाइज्ड कैंसर्स एंड पैराथायराइड डिजीज। जो आपके पैराथायराइड हार्मोन्स होते हैं और डिजीजेस होते हैं, वो आपके बनने लगेंगे और उसके साथ साथ कैंसर्स बनने लगेंगे, ठीक। तो ओवरऑल और पार्शियल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज लेस कॉमनली यूज्ड। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत बार डॉक्टर ये एडवाइस करता है कि थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर दे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कैंसर में डेवलप होगा तो वो चीजें रिस्की हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर वो एडवाइस करते हैं फॉर रिमूविंग इट। ये आपके कन्वेंशनल मैनेजमेंट की मैं बात बता रही हूँ कि मॉडर्न में बेसिकली क्या करते हैं। दूसरी चीज, इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसमें भी जो मेडिसिन थी मैंने आपको बता दिया कि लियोथारोनिन एंड आपका लेवोथायरॉक्सिन, ठीक है, जो कि एनालॉग्स होते हैं। देन द यूज ऑफ लेवोथायरॉक्सिन इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, क्योंकि ये स्लो एक्टिंग होता है। ये T4 एनालॉग है, प्लस ये स्लो एक्टिंग होता है। क्रॉनिक कंडीशन में हमेशा डॉक्टर यही एडवाइस करते हैं, ठीक है। अब अगर काउंसलिंग की बात करें तो नेचुरोपैथी में काउंसलिंग जो होता है वो की कंपोनेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप उनको बता रहे हो कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप नेचुरोपैथी को एम्ब्रेस कर रहे हो, और उसके साथ साथ ये चीजें आपको लॉन्गेविटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेशेंट अगर स्ट्रेस में है, उसको स्ट्रेस के कारण ये थायराइड की डेफिशिएंसी, सॉरी, प्रॉब्लम हुई है, तो फिर उसका स्ट्रेस भी जो है वो विद टाइम क्या होगा, रिजॉल्व होगा। ओके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि वी आर गोइंग टू काउंसिल द पेशेंट, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। दूसरी चीज फिर आती है आपकी डाइट एंड फास्टिंग थेरेपी। तो डाइट एंड फास्टिंग थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें
जिस भी चीज की डेफिशिएंसी है उन चीजों को हम ऐड ऑन करते हैं, या फिर किसी चीज का एक्सेसिव है तो उसको हम बोलते हैं कम करने के लिए। ठीक है। तो देयर विल बी अ हाई डिमांड फॉर फूड इनटेक इन हाइपोथायराइड पेशेंट्स ओइंग टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो इसमें फ्रिक्वेंट स्मॉल मील्स शुड बी टेकन टू मीट द डिमांड। होता क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में दो सलाइन फीचर होते हैं मेटाबॉलिज्म का। क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। न्यूरोनल डेवलपमेंट, जो फिटल डेवलपमेंट होता है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। उसके साथ साथ हमारी जो बॉडी हीट होती है और हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है उसको ठीक करता है। साथ ही साथ फाइट एंड फ्लाइट जो हमारे होते हैं, मीन्स की हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट और रेस्पिरेटरी रेट एंड मेंटल अलर्टनेस। इसीलिए पेशेंट अगर वो हाइपोथायरॉयडिज्म में जा रहा है तो उसको क्या होता है, फटीग होता है, बहुत जल्दी वो थक जाता है और उसकी मेटाबॉलिज्म इतनी ज्यादा वो होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही लीन एंड थिन होते हैं, पतले होते हैं। और अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो उसमें स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। इसीलिए वैसे पेशेंट्स क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है। और उनमें फैट जो होता है वो एक्यूमुलेटेड होता है। ये चीज ध्यान रखना है। इसीलिए स्मॉल मील्स किसको देना है, हैवी मील्स किसको देना है, किस हिसाब से मील प्लान करना है, ये भी चीजें ध्यान रखनी है। An increased rate of metabolism in hyperthyroid patient can lead to faster depletion of nutrients than those with normal thyroid levels। ये बात आप तो समझ ही गए होंगे, क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट है ना, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम ले भी रहे हैं तो उसका डेप्लीशन बहुत जल्दी होगा, फास्टर पेस पे होगा। ओके। फिर दिस कैन लीड टू डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन B12। और हमेशा हम पेशेंट्स को जो पेशेंट है वो हाइपोथायराइडिज्म का आता है तो उसको विटामिन डी एंड विटामिन B12 एंड सेलेनियम रिच फूड एडवाइस करते हैं, उसको सन बाथिंग के लिए एडवाइस करते हैं कि वो डेली सन बाथिंग भी ले। ओके। फूड्स दैट आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, दे विल डू व्हाट, जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, डिजीज कॉज हो रहा है, उस पे वो काम करेंगे। ठीक है। उसके अलावा विटामिन B12 क्या करता है, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, आपका जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है। विटामिन डी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्री कैल्शियम नीडेड। रेडिकल्स जो होता आपने क्या है बताया ना, कॉम्बैट फ्री इन्फ्लेमेशन। रेडिकल्स मीन्स। अच्छा बता रही हूँ। देखो होता क्या है ना कि जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारा जब बढ़ता है ना तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स हमारे बनते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, उसके कारण बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो फिर जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेंट्स के एंटी, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो कम करे, ऐसा खाना हम जब खाते हैं लाइक ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रेसबेरीज या नट्स एंड सीड्स, तो उससे क्या होता है ना, उनको फाइट करता है, कॉम्बैट करता है फ्री रेडिकल्स को, जिसके कारण क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है हमारे बॉडी में वो कम होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले होता है। समझ में आया? ओके मैम। हम्म। फिर विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है। पहली चीज तो ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में, और उसके साथ साथ हेल्दी बोन्स और बोन हेल्थ के लिए। दूसरी चीज, जब मेटाबॉलिज्म एक्सेसिव रहेगी जैसे कि हाइपोथायराइड पेशेंट, तो उनको क्या करना है, हमें विटामिन डी सप्लाई करना। और वो हम कैसे करेंगे, हम वो थ्रू फूड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उनको सन बाथिंग भी कराएंगे। जो डाइटरी गोइट्रोजेंस होते हैं वो ऐसे फूड सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन प्रिवेंट द यूटिलाइजेशन ऑफ आयोडीन इन द बॉडी, सिमिलर टू प्रोपिल थायोयूरेसिल एंड ओरल एंटी थायराइड मेडिकेशन। ठीक है। मीन्स कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं ना, हम उनको गोइट्रोजेनिक फूड्स को अवॉइड करने को बोलते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें आपने पॉइंट पढ़ा ना, क्योंकि ये क्या करेंगे, जो आयोडीन का यूटिलाइजेशन है उसको प्रिवेंट करेंगे। आयोडीन मतलब कि जो हमारा फॉलिकुलर सेल्स में, आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो फॉलिकुलर सेल्स पाए जा रहे हो, तो उसके फंक्शन और रिलीज ऑफ T3 एंड T4 आयोडीन
बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आयोडीन का अब्जॉर्प्शन को ये प्रिवेंट करता है जो गोइट्रोजेनिक फूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पत्ता गोभी, फूल गोभी, रागी हो गया, सोयाबीन हो गया, पीनट्स हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो आयोडीन यूटिलाइजेशन है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि ऐसे पेशेंट्स को क्या होगा फिर और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट होता है तो उसको हम गोइट्रोजेनिक फूड ग्रुप जो होती है उसको अवॉइड करने को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि टर्निप एंड मस्टर्ड एंड कैबेज, ठीक है। नट्स एंड मिलेट्स जो दिया है आपके, पीनट्स हो जाएंगे, एंड आपकी रागी हो जाएगी मिलेट्स में, ठीक है, एंड सोयाबीन। और दूसरी चीज की सोयाबीन में सैपोनिन्स पाई जाती है। ये क्या होता है, जब आप सोयाबीन को पानी में रखते हो और उसके बाद उसको जब आप वॉश करते होगे तो उसमें से वाइट फोम सा निकलता है ना, तो क्या होता यस है, मैम। रिच सैपोनिन्स होता है, विच इज नॉट गुड। इसी तरह जब दाल भी हम रखते हैं पानी में थोड़ी देर के लिए तो उससे भी वो चीज निकलती है। तो उस चीज को भी हटाना जरूरी होता है, जो झाग टाइप का होता है, फोमी सा। इधर इट्स इन सोयाबीन है आपका या फिर दाल वगैरह में, तो उसको पहले तो अच्छे से सोक कर लो। सोक करने के बाद क्या करते हैं, उसको बहुत प्रॉपर वॉश करते हैं, जो वो फोम है वो एकदम से क्लीन हो जाए उसके बाद यूज करते हैं। और अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, मान लो किसी भी पेशेंट को, बट उतना सवेयर नहीं है, तो हम उसको कैसे पत्ता गोभी या गोभी जो होती है, कैबेज या कॉलीफ्लावर एडवाइस करते हैं, पहले उसको अच्छे से वॉश करके बॉईल कर ले। उसके बाद उसको ऑलिव या मस्टर्ड ऑयल में थोड़े से हिंग और करी लीव्स के साथ स्टर फ्राई कर ले, पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक फिर यूज करके। बट वंस इन अ वाइल अगर लो डोज है, अदरवाइज तो हम उसको एडवाइस नहीं करते हैं क्योंकि गोइट्रोजेनिक होता है। तो अगर उसको कुकिंग मतलब करनी भी है तो इस वे में करे ताकि उसका ज्यादा एडवर्स इफेक्ट ना हो, ठीक। दूसरी चीज की जो ये गोइट्रोजेनिक फूड है, in order to achieve substantial clinical result, this food should be consumed raw as a cooking may destroy goitrogens, ठीक है। तो गोइट्रोजेनिक फूड जो है वो आप किस केस में अवॉइड करवाओगे, हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आप पत्ता गोभी, फूल गोभी, रेड मीट हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारी चीजें अवॉइड कराते हो। उसमें हम क्या खाने को बोलते हैं, वैसा खाना जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट हो, आयोडीन रिच खाना, जैसे कि आपकी मछलियां हो गई, सी फूड हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरी मैम चीज इसमें वेजिटेरियन के लिए सीड्स आ जाएंगी। नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स में भी पीनट्स नहीं लेना, ठीक है। सनफ्लावर हो गया, और आपका, देखो सनफ्लावर बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि वो रिच इन सेलेनियम भी होता है, और सेलेनियम हम हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, ठीक है। और आपका ब्राजीलियन नट्स होता है, ब्राजीलियन नट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। तो ब्राजीलियन नट्स भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आपका सेलेनियम होता है। तो ये चीज भी हम इनटेक कर सकते हैं अगर कोई भी वेजिटेरियन है। इवन नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है, ब्राजीलियन नट्स, सनफ्लावर सीड्स, योर पंपकिन सीड्स, ठीक है। देन आपका सेसमे सीड्स जो हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, हेल्दी होती है, और इसमें बहुत सारे आपके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स और उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। फिर सेकेंड वाले पॉइंट में देखो, इन हाइपोथायरॉयडिज्म आयोडीन डेफिशिएंसी इज द मेजर कॉज फॉर थायराइड डेफिशिएंसी, ठीक है। तो studies suggest vegetarian diet was associated with reduced risk of hypothyroidism than omnivorous diet in population। मतलब कि जो वेजिटेरियंस थे उनको हाइपोथायरॉयडिज्म कम होती थी कंपेयर टू omnivorous, मतलब कि जो नॉन वेजिटेरियंस थे। The presence of goitrogenic substances in the diet is responsible for persistent goiter in the post iodization phase। तो गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस इन नॉर्मल ह्यूमन डाइट आर वेजिटेबल्स फ्रॉम ब्रेसिका जीनस। आपके ब्रेसिका जीनस में वही पत्ता गोभी, फूल गोभी, और आपका मूली हो गया, ठीक है, टर्निप, शलगम हो गया, कसावा, सूरन हो गए, ये सारी चीजें जो है उसमें पाई जाती हैं, ठीक। ये चीजें हैं, ये सब क्या करते हैं, आपके थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो fasting can be defined as total rest, which is physical, physiological, sensory and mental rest, जिसमें कि आपका क्या होगा कि certain food group को आपको abstinence करना है। सो इसमें जो आप फास्टिंग करोगे
वो कौन सी फास्टिंग करोगे मैं ये भी बता देती हूँ। तो इसमें आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी होती है, काफी अच्छी होती है, या फिर वेजिटेबल जूस फास्टिंग रादर देन टोटल फास्टिंग ऑन वाटर। ठीक है। तो फास्टिंग जो होता है ये सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है थायराइड डिजीज में। और स्टडीज ये भी बताते हैं कि इससे क्या होता है ना, जो हमारा हार्मोन स्टेटस है वो भी रेगुलेट होता है, वेदर वो हाइपोथायराइड का पेशेंट है या हाइपो का है। ठीक है। तो एक चीज और जो है कि prolonged fasting in newly diagnosed or untreated hypothyroid patient can result in polydyspepsia, मीन्स कि बार बार आपको प्यास लगना। ठीक है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, डायरिया, टैकिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट। सो हेंस इट हैज टू बी डन विथ अटमोस्ट केयर, और एक फिजिशियन अंडर सुपरविजन हो, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि लोग फास्ट तो करते हैं लेकिन उसको स्टॉप कब करना है ये चीज भूल जाते हैं। तो इस चीज का खासा ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने सजेस्ट किया कि बेस्ट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर जो 3 डे का जूस फास्टिंग होता है वो आप पेशेंट को करा सकते हो। और अगर सेफर साइड चलना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग चूज करो। उसमें भी मैंने बताया ना कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो नॉन गोइट्रोजेनिक फूड ग्रुप यूज करो, और उसके साथ ऐसा खाना जो कि आयोडीन में रिच है, सेलेनियम विटामिन डी में रिच है और एंटीऑक्सीडेंट में रिच है। और उसके साथ आप जितने भी लोकल और रीजनल और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसको आप एडवाइस करोगे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होते हैं। रादर देन आप फैंसी और फॉरेन फूड्स को अगर सजेस्ट करोगे तो उसमें प्रेजर्वेटिव के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए जो लोकल चीजें हैं उसका इस्तेमाल करो। जैसे कि सीजन में भी ठंडियों में आंवला है आपका, अमरूद है आपका, और संतरे हो गए, स्ट्रॉबेरीज इस मौसम में बहुत अच्छी होती है, ब्लूबेरीज भी मिल जाती है। ये सारी चीजों को आप डाइट में लाओ। उसके साथ साथ आपके जो फ्रेश लीफी ग्रीन्स होते हैं, लीफी ग्रीन्स में लेकिन ब्रोकली और कॉलीफ्लावर वाले ग्रीन्स नहीं, लाइक आपका साग हो गया, एंड आपकी चौलाई हो गई, मेथी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। क्योंकि ये सारा आपका विंटर जो होता है उसमें काफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो आपके होते हैं ना वो ऑप्शंस में आ जाते हैं रादर देन आपका समर। तो आप वो सारी चीजें एडवाइस कर सकते हो पेशेंट को। ठीक है। छाछ बहुत अच्छा रहता है, छाछ एडवाइस कर सकते हो आप गर्मियों में। अभी नहीं। सो ये आपका हो गया डाइट का। दूसरी चीज आपकी ये दी हुई है कि fasting can be administered by either juices or water under strict supervision। उसमें भी juices vegetable ज्यादा better रहेंगे rather than water। Moreover, the circadian clock is strongly influenced by diet. Indeed, food intake dominates light in setting the circadian clock। अब circadian clock आपका यही होता है कि जिस समय आप उठ रहे हो और आप खाना खा रहे हो और आप सो रहे हो, बाकी काम कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिकाडियन क्लॉक भी जो होता है वो रेगुलेट होता है। तो जो थायराइड होता है फॉलो करता है सिकाडियन रिदम को। और एक हेल्दी सिकाडियन रिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ हेल्दी टीएसएच लेवल। ठीक है। दूसरी चीज की जो टीएसएच लेवल होता है वो हाई होता है रात में और लो होता है दिन में। उस हिसाब से आपका क्या होगा, फूड कंजप्शन भी होगा। ठीक है। तो रात में यूजुअली वी एडवाइस लाइट मील लेना, सूप हो गया या फिर खिचड़ी हो गई या फिर कीनोआ वगैरह हो गया, वो एडवाइस करते हैं। दिन में यू कैन हैव हैवी मील। जो सर्काडियम रिदम होता है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एंडोक्राइन फंक्शन, क्योंकि जो आपका मेलाटोनिन हार्मोन होता है, मेलाटोनिन नॉट मेलानिन ना, वो क्या करता है आपका सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करने का काम करता है, विच इज योर स्लीप वेक साइकिल, ईटिंग साइकिल। और इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके डिसऑर्डर होते हैं उसको ट्रीट करने की भी क्षमता होती है। और आपका जो सिरकाडियन क्लॉक है, अगर आप रेगुलर सन बाथिंग ले रहे हो तो उससे भी क्या होती है, रेगुलेट होती है। ओके। फिर आपका हाइड्रोथेरेपी आता है। तो मुझे चलो कोई आप में से ये बताओ कि हाइड्रोथेरेपी का रोल प्ले क्या होगा थायराइडिज्म में। ट्राई करो आप लोग, सोचो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म में वाटर का रोल प्ले क्या होगा।
वाटर हाइड्रोथेरेपी कोई इनटेक। पढ़ा रहा है आप लोगों को? हम्म। हाइड्रोथेरेपी की क्लास आपकी कोई ले रहा है? अमायरा आप बताओ। अमायरा अग्रवाल आप बताना। व्हाट इज द रोल प्ले ऑफ हाइड्रोथेरेपी? यस मैम, इट्स मी मैम, मोनिका मैम। अच्छा, मोनिका आप हो? मैम इट्स मी मोनिका मैम। ओके हाइड्रो। ओके। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ये बताओ अच्छा, मायरा बताओ। के नाम से एक्चुअली मेरी डॉटर क्लास में। हाँ जी। अ, हाँ जी मैम, क्या कह रहे थे? हाइड्रोथेरेपी का रोल प्ले हेलो। इन, हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ हाइड्रोथेरेपी का रोल प्ले थायराइड के कंडीशन में। मैम नहीं पता? हाइड्रो नहीं मैम, वाटर इनटेक का तो पता है कि वाटर इनटेक अगर बढ़ाते हैं तो मतलब कि एक्स्ट्रा सॉल्ट जैसे यूरिन के थ्रू जब पास आउट हो जाएगा। हम्म, नहीं। किसी और को ट्राई करना है? पद्मा मैं शर्मा आप बताओ जरा। पद्मा शर्मा ट्राई करो, मैं गाइड करूंगी। एटलीस्ट कुछ बोलो, मैम, नहीं भी आता तो। मैम थायरोक्सिन रेगुलेट करेगा हार्मोन को। हाइड्रोथेरेपी हाँ जी। वो सीधा आपका थायरॉक्सिन रेगुलेट करेगा, मतलब T4। हाँ। हम्म। कैसे? हाँ जी। आ, अब इसका पाथवे मैं पूरा डिटेल अभी नहीं समझी हूँ, पढ़ी नहीं हूँ। जस्ट मैं सोच रही हूँ। आपने कहाँ पढ़ा है? हाँ जी। यस मैम। मुझे ये बताओ कि ये केवल थायरॉक्सिन को क्यों करेगा, ये मुझे जानना है। अभी ये मैं करेगा नहीं। तो ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा ना? चलो मैं जी। समझाती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक। ठीक है मैम। ओके। थैंक्स। देखो, पहली चीज तो ये कि वाटर कंजप्शन एक वो यूनिवर्सल चीज है, ठीक है। उसमें कोई बहुत ही हार्ड फास्ट आपका कोई वो नहीं चल रहा है कंसेप्ट। वाटर कंजप्शन शुड बी टेकन बाय एवरीबॉडी 2 to 3 लीटर्स। बट हाइड्रोथेरेपी की रोल प्ले की बात करें तो देखो वहां पे ना टेम्परेचर मैनेजमेंट और लोकल प्लेसमेंट ऑफ कॉम्प्रेस हम यूज कर सकते हैं। कॉम्प्रेस मतलब कि आप कपड़े जो हैं वो आप अपने गीली पट्टी जो है नेक पे बांध रहे हो। समझ में आया? जिस तरह जो बेडशीट पैक होता है हम अब्डोमेन एरिया पे बांधते हैं, हेड एरिया पे बांधते हैं, उसी तरह हम उसको नेक पर भी बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि वो बॉडी में टेम्परेचर मैनेजमेंट का काम करता है। जब हम ठंडी गीली पट्टी बेडशीट जो है वो थायराइड एरिया में बांधते हैं तो वो क्या करता है, स्टिमुलेशन का काम करता है। फिजियोलॉजिकल लेवल पे वो क्या करता है कि जो हमारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनके एक्टिवेशन का काम करता है। बट ये चीज आप कैसे बनाते हो मैं ये भी बता देती हूँ। आप इसको क्या करोगे कि अगर गर्मी का वेदर है तो आप ठंडा पानी यूज करोगे, और अगर ठंडी का वेदर है तो नॉर्मल नॉर्मल वाटर आप लोगे। उसमें बेडशीट पैक को डिप कर दो थोड़ी देर के लिए। देन उसको जब आप अप्लाई करोगे तो केवल थ्रोट पे नहीं, आप अपने अब्डोमेन पे भी करोगे और हेड एरिया पे भी करोगे, ठीक है। फॉर 45 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स के लिए। तो एंड वो क्या उसके ऊपर होगा मैम कोई आपका, गर्म शॉल भी लपेटना है ना जैसे? थर्मल पैक भी लपेटते हैं। अगर थर्मल पैक नहीं है, पेशेंट ये चीजें घर पे कर रहा है, तो वो बिल्कुल बेडशीट पैक ही यूज करता है। अदरवाइज वो बिल्कुल थर्मल पैक भी कर सकता है ताकि कंडेंसेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आपके बॉडी में दो तापमान मीन्स दो टेम्परेचर मेंटेन होंगे। तो वो क्या करेगा, वो आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ाने का काम करेगा। आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, ऑल्टरनेट कॉम्प्रेस यूज कर सकते हो, मतलब ठंडा और गर्म, जिसमें आप 3:1 का रेशियो लेके चल रहे हो। आप 3 मिनट के लिए गुनगुना वाला कॉम्प्रेस लगा रहे हो थ्रोट पर, उसके बाद 1 मिनट के लिए ठंडा वाला लगा रहे हो, ठीक है। दैट्स अप टू यू, और ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। तो ये तो आपके क्या हो गए ऑल्टरनेट कॉम्प्रेस, और मैंने बेडशीट पैक बताया जो कि थायराइड पे एप्लीकेशन करेंगे। उसके अलावा क्या होता है, कोल्ड एक्सपोजर की बात करें तो
कोल्ड एक्सपोजर बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो वेसो डायलिटेशन का काम करता है, जो कि आपका जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसको एकदम से वो इंस्टेंट बढ़ाता है। ठीक है। तो वो जो अंडरलाइन ऑर्गन या जो साइट होती है वो खून का जो प्रभाव है सीधा वहां पड़ता है। समझ रहे हो? जैसे कि कोल्ड शावर हो गया। ठीक है। कोल्ड शावर पहला तो एनाल्जेसिक होता है, दूसरा क्या होता है कि ये रिजुविनेटिंग नेचर का होता है।